कोई नहीं, 2 डाल देंगे। हाँ बोलो, हाइब्रिडाइजेशन की एग्जाम्पल बोलो। हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया? तुमने पानी में कंकर डाल रखा है ना? पानी में प्लास्टिक के टुकड़े डाल रखे हैं, वो तुम्हें सब अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन मिले जुले दिख रहे हैं। हाँ कह सकते हो, है ना, हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल कह सकते हो, जहां पे तुम्हें एक ही सेम कल्चर में तुम बहुत सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये सब कुछ चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, चलो ये दे बोथ ऑफ देम आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, है ना। जब कल्चर एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर जब ट्रैवल करता है, तब हम कल्चरल ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, मल्टीफेसेटेड फिनोमेनन है ऑब्वियसली, है ना। पूरी दुनिया की सोसाइटीज को इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया है। कल्चरल प्रैक्टिसेस, वैल्यूज, आर्टिफैक्ट्स, है ना, ये सब एक जगह से दूसरी जगहों पर लोग यूज कर रहे हैं। अमेरिकन या यूरोपियंस अगर योगा सेलिब्रेट कर रहे हैं या योगा बना रहे हैं, तो क्या है ये? इट्स कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, as global interactions intensify, cultures are increasingly influenced by and integrated with one another, leading to the proliferation of shared cultural experiences and the emergence of new hybrid forms, है ना। वही मैंने बताया जाए, उधर के लोग इस्कॉन देखो ना तुम कितना, है ना। तो ये इस तरीके से the process encompasses the spread of dominant cultural elements such as western media and consumer goods, while also fostering the exchange of diverse cultural expression through migration, technology and communication। जनरल बातें कुछ है नहीं इसमें, मैंने तुम्हें से बेसिक बताई दी है। ठीक है, स्पीकिंग बोथ द होमोजेनाइजेशन ऑफ ग्लोबल कल्चर, प्रिजर्वेशन एंड रिवाइटलाइजेशन ऑफ लोकल ट्रेडिशंस। ठीक है, सिंपल चीजें। आगे चलो, मैकडोनल्डाइजेशन। मैकडोनल्डाइजेशन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अमेरिकनाइजेशन या वेस्टर्नाइजेशन। देखो अमेरिकनाइजेशन क्या है? अमेरिकनाइजेशन है इम्पोजिशन ऑफ अमेरिकन कल्चर थ्रू आउट द वर्ल्ड टू मेक द वर्ल्ड अ मार्केट फॉर अमेरिकन प्रोडक्ट्स। पूरी दुनिया अगर अमेरिकनाइज हो जाएगी तो पूरी दुनिया अमेरिका के प्रोडक्ट्स भी खरीदेगी। ठीक है, तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी का मतलब, अब चलो अब तो तुम ज्यादा अमीर हो गए तो हो सकता है और ज्यादा महंगी जगहों पे जाते हो, बट एक टाइम पे और अभी भी एक बहुत बड़ा मास ऐसा है जो अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने शायद मैकडोनल्ड में ही चला जाता है घूम फिर के। कितनी सारी बर्थडे पार्टीज तुमने है मैकडोनल्ड्स में तो जन्मदिन या जन्म दिवस इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन मैकडोनल्ड्स, है ना। दिस इज कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। तो जब तक तुम अमेरिकनाइज नहीं हो जाते हो वैसे, तब तक तुम कैसे खाओगे मैकडोनल्ड, है ना। केक काटते हो ना, कलाकंद तो नहीं काटते बर्थडे पे। क्या है ये? कल्चरल ग्लोबलाइजेशन है। इंडिया में केक कौन खाता है? मतलब खाता था, अब तो खाते हैं। खाते हो? बट इंडिया वाले भी कमाल है, तुम उनको डम्पलिंग्स ला के दो, वो तंदूरी मोमोज बना देते हैं उसका। नहीं, नहीं बना देते, है ना। तुमने उनको मोमोज दिए, ग्लोबलाइजेशन। हम उसको होमोजेनाइज कर देंगे, उसमें ग्रेवी डाल देंगे, है ना। वही हम उसमें बटर चिकन वाली ग्रेवी डाल देंगे और वह कौन से ग्रेवी मोमोज बन गए। तो सेम काम अमेरिका ने करने की कोशिश की बाय द प्रोसेस ऑफ अमेरिकनाइजेशन, या इसको हम वेस्टर्नाइजेशन भी बोलते हैं, विच इज द पार्ट ऑफ वाइडर फिनोमेना ऑफ ग्लोबलाइजेशन। The terms are used to refer the influence that the USA has all over the world and American mania of rationalization in every sphere of life. The term was given by the sociologist George Ritzer। नाम याद रख लो, चल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं याद हो तो भी चलेगा। ठीक है, जैसे तुम सारे घर देखोगे, अभी तुम थोड़ा सा सेक्टर्स या एलीट एरियाज में थोड़ा सा जाओ, है ना, ये डीएलएफ वगैरह ऐसे एरियाज में अगर तुम जाओगे तो तुम यहाँ देखने को मिलेगा कि सारे घर एक जैसे ही दिखते हैं। कैसे? प्लेन, डल शेड्स, ग्रे, थोड़ा सा, है ना, ऐसे डार्क ग्रे और ऐसे डार्क डल कलर्स, और वो सेम, उसमें कोई डिजाइन नहीं, कोई कैरेक्टर नहीं, वो सिंपल है, प्लेन, या शीशे की दीवारें हैं सारी, या वो अभी तो वो कुछ ऐसा और स्टार्ट हो गया है, इस तरीके के रेलिंग्स होते हैं पूरी घर पे, 4 मंजिल का घर है पूरा, उस पे यही है ना, मिनिमलिस्ट, है ना, वो मिनिमलिस्ट। तो ये मिनिमलिज्म कहाँ से? अब ये यूएस से आ रहा है, ये मिनिमलिज्म, है ना, ये यूएस या वो वेस्टर्नाइजेशन का ही इम्पैक्ट है। अब तुम झरोखे खिड़कियां नहीं बना रहे हो लकड़ियों की, है ना, अब तुम मिनिमलाइज्ड वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हो। उनकी घरों में भी ऐसी लाइटिंग होगी, सोफा भी तुम्हें ऐसा ही रस्ट ऑरेंज कलर का दिखेगा, है ना, जो ऐसे डल सा है सब, जैसे जो जान नहीं है, मरे पड़े हैं, है ना, सब उस तरीके का। तो वो अमेरिकनाइजेशन है दिस, ये इस तरीके से होता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल डायमेंशन हो गई, कल्चरल डायमेंशन हो गई, नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक डायमेंशन पे ग्लोबलाइजेशन की। तो बहुत सिंपल है ये तो, है ना, ये तो तुम जानते भी हो, इसको सबसे ज्यादा जानते हो, इंटेंसिफिकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक कनेक्शंस अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, इसमें आप ट्रेड और फाइनेंस को जब इंटरनेशनलाइज कर दो, इसको इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, एमएनसीज का एग्जिस्ट करना इज एसेंशियली एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन।
ठीक है, या फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस का भी राइज करना है, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ, जैसे WTO या वर्ल्ड बैंक या IMF या इन सब की पॉलिसीज के बारे में तुम केयर करते हो, तुम्हें फर्क पड़ता है ये क्या कर रहे हैं। तो ये क्या है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, 3 चीजों की वजह से होती है ये, कैपिटल मोबिलिटी, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसा जाएगा, लेबर जाएगा और इंफॉर्मेशन जाएगी। ठीक है, इन 3 कारणों से इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन होता है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है, जब दुनिया अगर लिबरलाइज या प्राइवेटाइज नहीं होगी तो कहाँ का ग्लोबलाइजेशन, ये जरूरी है, एसेंशियल फीचर है लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। फ्री फ्लो होना चाहिए ट्रेड का, सर्विसेज का, है ना, इसमें WTO की फंक्शनिंग भी एसेंशियल है, मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए और एंड ऑफ नेशनल इकोनॉमीज, ये अल्टीमेट एस्पेक्ट है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का। नेशनल इकोनॉमी जैसा कुछ नहीं होना चाहिए, वर्ल्ड इकोनॉमी होनी चाहिए। ठीक है, अभी तो नेशनल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है ना। और कमाल की बात है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज अ मिथ, मतलब ऐसा मैं मानता हूँ, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज अ मिथ। ग्लोबलाइजेशन के अकॉर्डिंग देयर शुड बी नो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी, देयर शुड नॉट बी अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, ये ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बट एसेंशियली पूरी दुनिया में जो ग्लोबलाइजेशन किया जाता है, स्पेशली इकोनॉमिक टर्म्स में, वो इसीलिए किया जाता है ताकि आपकी नेशनल इकोनॉमी ही स्ट्रांग हो। ठीक है, मतलब ये बोलते, ये यही तो बेवकूफी है ना, ये लोग समझते नहीं है, जो बेचारे हमारे जैसे लोग हैं ना, इधर के जो दुनिया है, जो उस ग्लोबलाइजेशन का शिकार है बेसिकली, वो ये नहीं समझती है कि ग्लोबल, ये थ्योरी में तो इनको लिखना पड़ेगा ना ऐसा, थ्योरी में तो ये लिखेंगे कि नेशनल इकोनॉमी जैसा कुछ नहीं होना चाहिए, नेशनल कल्चर जैसा कुछ नहीं होना चाहिए, नेशनल ये जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों? हम तो ग्लोबल विलेज में रहते हैं, ग्लोबली इकोनॉमी है, इंटरनेशनली सिस्टम है, सब कुछ ग्लोबलाइज्ड है, फ्री मूवमेंट होना चाहिए ट्रेड और सर्विसेज का। जब ये फ्री मूवमेंट इन पे भारी पड़ रहा है आज, जब इनका काम निकल गया तो खत्म कर दिया इन्होंने फ्री मूवमेंट। जो इनकी ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसीज थी, ये सब इसीलिए थी ताकि इनकी इकोनॉमी प्रॉस्पर हो सके। ठीक है, यूरोसेंट्रिक है, एसेंशियली यूरोसेंट्रिक है ना, या फिर तुम इसको अमेरिकन सेंट्रिक बोल सकते हो। ठीक है, बोला जाता है ग्लोबलाइज किया जाएगा, लेकिन करते थोड़ी है ग्लोबलाइज, वन वे होता है ये ग्लोबलाइजेशन हमेशा। क्यों? दिखाना पड़ता है, इमेज प्रोटेक्ट करनी पड़ती है आपको, अपनी इकोनॉमीज के लिए आपको करना पड़ता है। तो ये इस इकोनॉमिक डायमेंशन की सबसे कंट्रोवर्शियल लाइन है, एंड ऑफ नेशनल इकोनॉमीज। लेकिन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो किया गया, या जिन जिन इंटेंशंस के वजह से वो आया था, एसेंशियली वो था ही नहीं, वो था ही हमेशा से नेशनल इकोनॉमीज को स्ट्रॉन्ग करना, है ना। वो थ्योरी में तो इनको बोलना पड़ेगा ना, अच्छा अच्छा, है ना? हमारे लोग पढ़ के बैठ जाते हैं, नहीं नहीं ग्लोबल विलेज, ग्लोबल विलेज, अरे इंटेंट तो देखो, है ना, इंटेंट भी देखना पड़ता है ना। बहुत सारे लोग नो बॉर्डर्स, नो ये वो, ये ड्रामा करते हैं, उनको पता नहीं है कुछ क्यों आया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विच इंक्लूड्स ग्लोबलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, है ना, FDI होना चाहिए, लोग आपकी कंट्रीज में इन्वेस्ट करें। ट्रांसनेशनल इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन एंड फंक्शनिंग ऑफ मल्टीनेशनल ट्रांसनेशनल कंपनीज, लिबरलाइजेशन होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, ग्लोबल इकोनॉमी में ग्रोथ होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज डेवलप होनी चाहिए, सर्विसेज आउटसोर्स होनी चाहिए, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होने चाहिए। ठीक है, और अब देखते हैं MNCs का रोल एसेंशियली ग्लोबलाइजेशन में। ठीक है, क्या होता है एक MNC? ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, या इकोनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं कर रहे तो ऐसी फाइनेंशियल एक्टिविटी कर रहे हैं जो एक से ज्यादा कंट्रीज में एग्जिस्ट करती है या बहुत सारे कंट्रीज में एग्जिस्ट करती है। इसी को MNC बोलते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनीज। ऐसे इंस्टीट्यूशन जो बहुत सारी कंट्रीज में फाइनेंशियल एक्टिविटीज कर रहे हैं। वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वो प्रोडक्ट बेचना हो सकता है, वो प्रोडक्ट खरीदना हो सकता है, वो डिसइन्वेस्टमेंट हो सकता है, वो कुछ भी हो, लोन लेंडिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 1990s में जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस था, इसने एमएनसीज की एक्टिविटीज को इंटेंसिफाई किया पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में एमएनसीज का आना शुरू हुआ। ठीक है, इंडिया में मेजॉरिटी एमएनसीज 1990s के बाद और 2000s के बिगिनिंग में आई, है ना। गुड़गांव पूरा डेवलप 2000s के बाद हुआ बिकॉज ऑफ दीज एमएनसीज। ठीक है, दिस प्रोसेस फर्दर इंटेंसिफाइड टुवर्ड्स, अच्छा वैसे कमाल की बात मेरे को गुड़गांव से याद है, एक मूवी है द साइलेंट एपिडेमिक, ये तुम्हारे करंट के लिए भी काम आ सकती है, फालतू डेटा नहीं बता रहा मैं ऐसे कुछ। द साइलेंट एपिडेमिक एक शॉर्ट फिल्म है। ठीक है, कितने लोग जानते हैं गुड़गांव में ना एक पहले संडेज को एक राहगिरी डे सेलिब्रेट होता था, नहीं पता तुम्हें? राह
कोविड के पहले होता था, अब कोविड के बाद से तो कोविड के बाद से हुआ है एक आध दो जगह पे इधर ये मैं बताता हूँ। हाँ, संडे को क्या होता था, वो राहगिरी डे सेलिब्रेट, एक ऑर्गेनाइजेशन है राहगिरी ऑर्गेनाइजेशन, भी नाम उसका राहगिरी है, तो क्या करते थे रोड्स को बंद करके दोनों एंड से, और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और कुछ अलग अलग एक्टिविटीज, ड्रामा, आर्ट्स, ऐसे इस तरीके की चीजें, पेंटिंग, हाँ कुछ उस तरीके का कॉन्सेप्ट, लेकिन वो होता था पहले पहले तो बहुत मतलब इंटेंसली होता था ये। तो अभी तो उतना नहीं, कोविड के बाद थोड़ा सा कम हो गया था, बट अब फिर से ये लोग शुरू कर रहे हैं। तो खैर वो कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट ये है कि राहगिरी ऑर्गेनाइजेशन ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, द साइलेंट एपिडेमिक। और मतलब आप सोच के देखो कि मैं ऐसा चाह नहीं रहा हूं, लेकिन ऐसा हुए जा रहा है। मैंने उस दिन क्लास में बोला कि अभी तुम देखना, हो सकता है ये ट्रम्प और चाइना मतलब क्लोज कोलैबोरेशन में आए और वो फिर 10-15 दिन बाद आ जाते हैं। अभी हम थोड़े दिनों पहले रोड एक्सीडेंट्स को डिस्कस कर रहे थे एज अ मेजर सिक्योरिटी कंसर्न। द साइलेंट एपिडेमिक इसी की बात करता है। एक डॉक्यूमेंट्री है ये अबाउट रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया, उन्होंने गुड़गांव को एग्जांपल लिया है उसमें, है ना। उन्होंने गुड़गांव की केस स्टडी लेके पूरे देश के रोड एक्सीडेंट्स, और वो नंबर्स के बियॉन्ड गए हैं। मतलब नंबर्स के बियॉन्ड कैसे गए हैं, उन्होंने ये नहीं बोला कि इतने लोग मरते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, कैसे लाइफ्स को इंपैक्ट करता है वो। आपका कोई मर्डर कर दे, आप परपेट्रेटर को सजा देते हो। रोड पे पॉट होल है, तुम जा रहे थे कहीं पे और मर गए गिर के, किसको सजा दोगे, किसको स्यू करोगे, किस पे केस करोगे, कौन तुम्हें कंपनसेशन दे, कुछ नहीं, मर गए तुम, मर गए बस। समझ रहे हो। तो हाँ, अब ये मैं मूवी क्यों बता रहा हूँ, साइलेंट एपिडेमिक को नेशनल अवार्ड मिला है, अभी नेशनल अवार्ड दिए गए हैं ना, है ना। तो नेशनल अवार्ड वो ठीक है, वो शाहरुख खान को खुश करने के लिए उन्होंने उसको तो दे दिया, जवान के लिए नेशनल अवार्ड, बट कुछ तो अच्छे टैलेंट को भी देते होंगे ना नेशनल अवार्ड से। तो इस मूवी को नेशनल अवार्ड मिला है। तो इन्होंने गुड़गांव को एक केस स्टडी बना के, हमारे देश में रोड एक्सीडेंट्स इतना बड़ा इशू क्यों है, उसको लेके वो मूवी बनी है और उसको नेशनल अवार्ड मिला। ठीक है, 1.5-2 घंटे की होगी, देख लेना अगर तुम्हें मिल जाए, कभी टाइम हो तो, फ्री हो तो। खैर, हाँ तो इस प्रोसेस ने 20th सेंचुरी आते आते बहुत सारी कंसंट्रेशन और मोनोपोलाइजेशन होने लगा इकोनॉमिक रिसोर्सेज का और ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस का। आज भी तुम्हें पता है कि बहुत सारी एमएनसीज ऐसी हैं जो कुछ कुछ रिसोर्सेज को तो टोटली डोमिनेट करती हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस भी किया था, गूगल। व्हाई डोंट यू हैव अनदर ऑप्शंस फॉर सर्च इंजिन्स, एक ही है तुम्हारे पास, गूगल ही है बस। मोनोपोलाइजेशन है ना ये मोनोपोली है, एक अधिकार बोलते हैं इसको, एक का ही अधिकार है। सर्च इंजन एक ही है ना, गूगल ही, और उसको यूज करते हो तुम, पहले दो थे, गूगल याहू, अब एक ही है। या हमारे देश में जियो, है ना, कैसे कैसे एयरटेल खड़ा हुआ है उसके सामने बस, नहीं बाकी सारी कंपनियां बंद करा दी, है ना, उस तरीके से, है ना। तो ये धीरे धीरे जो ट्रांसनेशनल कंपनीज हैं, इनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज और पावर इंक्रीज होने लगी धीरे धीरे, और ये एक ऐसे स्टेटस पे पहुंच गए जहां पे ये मोनोपोलाइज कर सकते हैं मार्केट को। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक एमएनसी था, ब्रिटिश हेजेमनी का तो पूरा कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। तो इतना स्ट्रांग है ये एमएनसीज का स्टेटस। तुम एमएनसीज को ना अभी बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करके चलते हो, या फिर अंडर एस्टिमेट ठीक है। मार्टिन थॉर ने के लिए टर्म दी है ट्रांसनेशनलाइजेशन। ठीक है, ट्रांसनेशनलाइजेशन इसके लिए टर्म दी, समझ आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड परलमटर, इसने किताब लिखी द टॉर्चुअस इवोल्यूशन ऑफ मल्टी, ये क्या हो गया, ठीक है, कर सकते हैं ना शुरू। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड परलमटर, इसने किताब लिखी, किताब तो क्या आर्टिकल है, बहुत सिंपल सा, द टॉर्चुअस इवोल्यूशन ऑफ मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस। इसने इसने बोला है कि एमएनसीज या तो वर्ल्ड ओरिएंटेड होती हैं, या होस्ट ओरिएंटेड, या होम ओरिएंटेड, तीन तरीके की एमएनसीज इसने बताई है। होस्ट ओरिएंटेड मतलब, हाँ, जिसको पकड़ रखा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फोकस्ड ऑन इंडिया, इंडिया वाज द होस्ट। या ये होम ओरिएंटेड होती है, जिनका काम होता है अपने होम पे पैसा लिया, वर्ल्ड ओरिएंटेड भी हो सकती है कुछ कुछ। ठीक है, ये मॉडल इसने दिया है, ईपीजी मॉडल।
ईपीजी, अच्छा ये एमएनसीज का ही है मॉडल भी, ठीक है, याद रखना है इसको। एमएनसीज एथनोसेंट्रिक हो सकती हैं, पॉलीसेंट्रिक हो सकती हैं और जियोसेंट्रिक भी हो सकती हैं। देखते हैं बारी बारी, डेफिनेशंस देखते हैं। फर्स्ट फर्स्ट हम देखेंगे एथनोसेंट्रिज्म, कंपनीज में एथनोसेंट्रिज्म। ये कंपनीज तुम्हें नहीं लगता होगा, तुम्हारे हिसाब से एमएनसीज आर लाइक परफेक्ट लिबरल और डेमोक्रेटिक और बहुत ऐसा है ना, वो देखना है हमें। पॉलमेटर ने बोला कि कंपनीज एथनोसेंट्रिक भी होती है, बेस्ड ऑन प्रेफरेंस फॉर एम्प्लॉइज फ्रॉम कंपनीज होम कंट्री। इसमें क्या कोशिश करते हैं कि अपनी एथनिसिटी के लोगों को ही अपनी कंपनी में जॉब देते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स अंग्रेजी थे ना, वही है एथनोसेंट्रिसिटी। ठीक है, ये होम कंट्री ओरिएंटेड होते हैं और फंक्शन मेनली ज्यादातर ये फाइनेंस में आपको मिलेंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाएंगे और डेवलपिंग कंट्रीज में जाके काम करेंगे। पॉलीसेंट्रिज्म, पॉलीसेंट्रिक क्या होंगे, बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस फॉर होस्ट कंट्री नेशनल्स। इनका काम क्या होता है, होस्ट कंट्री के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। ठीक है, इनका जो स्ट्रेटेजिक फोकस होता है ये होस्ट कंट्री ओरिएंटेड होता है और मेन फंक्शन इनका मार्केटिंग होगा। कंज्यूमर गुड्स ये बेचेंगे। अच्छा एक बात बताओ, मैकडोनल्ड्स को, एक बार मैकडोनल्ड्स के जो इंडिया में एम्प्लॉइज हैं वो अंग्रेज हैं क्या अमेरिकन है? होस्ट कंट्री ओरिएंटेड है ना। इंडिया में मार्केट बनानी है तुम्हें, मार्केटाइजेशन करना है, तो तुम इंडिया के लोग ही लोगे, वहां से तो भेजोगे नहीं, इसीलिए। अच्छा, उल्टा, इसका उल्टा समझो, उल्टा एग्जाम्पल भी हो सकता है। लग्जरी या हाई एंड गुड्स अगर होंगे ना तो ये वहां के लोगों को मार्केट करने भेजेंगे आप। हाँ, है ना। अगर कोई हाई एंड या लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं अमेरिका के और उसकी मार्केट तुम्हें इंडिया में बनानी है, तो हो, अब ऐसा नहीं है कि इसमें, उसी की बात कर रहा हूं, तो उसमें ये क्या कोशिश करेंगे, उसमें ये कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेंगे इंडिया में आके भी, तो वो ऐसे इंडियन ना हो, वो यूरोपियंस ही हो, ताकि वो एक एलीट डिस्टेंस मेंटेन रहे। है ना, कि तुम वो लाइफस्टाइल एम कर रहे हो ना, तुम्हें उनकी जैसा बनना है, तो तुम्हें वही लोग दिखने चाहिए वहां पे ऊपर। समझ रहे हो, ये होस्ट कंट्री ओरिएंटेड पॉलीसेंट्रिक हो सकता है। जियो सेंट्रिक का मतलब होगा कि इसमें पॉलीसेंट्रिक या एथनोसेंट्रिक नहीं होता, जगह के हिसाब से तय हो जाता है, ऑपरेशन के हिसाब से तय हो जाता है कि एथनोसेंट्रिक होना है कि पॉलीसेंट्रिक होना है। ठीक है, इनका काम R&D करना होता है कि कहाँ एथनोसेंट्रिज्म काम कर जाएगा, कहाँ पॉलीसेंट्रिज्म काम कर जाएगा। बहुत सारी चीजों में पॉलीसेंट्रिज्म अपील करेगा तुम्हें, अरे यार वाह देखो यार, अमेरिकन कंपनी है, इंडियन लोगों को रोजगार दे रहे हैं, ये अच्छी कंपनी है। अरे यार ये क्या, ये वो, अच्छा जैसे तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, इंडिया कह रहा हूँ, गुड़गांव में एक रेस्टोरेंट है पिज्जा के लिए, अभी धीरे धीरे नया नया वो फेमस हो रहा है, उसको कुछ अवार्ड्स वगैरह भी मिल गए हैं, और उसमें कोई फ्रेंच लेडी है। हाँ, उसमें कोई फ्रेंच लेडी है, तो ये अलग काम कर रहा है यहाँ पे, देख रहे हो तुम। ऑथेंटिक पिज्जा खाना है, पिज्जा कहाँ का, उधर का, फ्रांस का, तो ऑथेंटिक खाना है ना, तो वो वहीं की लेडी बना रही है, तो अच्छा बनाती होगी। जैसे तुम्हें एक पंजाबी आदमी डोसा बना के खिलाएगा, तुम बोलोगे पता नहीं क्या ही बनाता होगा, बेशक वो अच्छा बना दे, लेकिन एक साउथ इंडियन डोसा बना रहा है, तुम्हें लगेगा बढ़िया है यार। एथनोसेंट्रिज्म। हाँ, हो सकता है लगे भी आपको। हाँ वो, ठीक है, फूड एसेंशियली बहुत पर्सनल होता है, रिलेटिविस्ट होता है ना। आपको आपके टेस्ट बर्ड्स दुनिया के टेस्ट बर्ड्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करते ना। तो मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ मुझे नहीं लगेगा, मैं तो बोल रहा हूँ ना, रिलेटिविस्ट होता है, हो सकता है कि ना लगे, हो सकता है कि लग जाए, है ना। लेकिन पॉइंट ये है कि ये एथनोसेंट्रिज्म दिखाता है, तो वो जो पिज्जा शॉप है इट्स एन एथनोसेंट्रिक कंपनी, उसने उस चीज को यूएसपी की तरह यूज किया कि फ्रेंच लेडी बनाती है पिज्जा, है ना। पॉलीसेंट्रिक क्या होता है कि ठीक है, पिज्जा मैकडोनल्ड्स यहाँ की कंपनी का, यहाँ के लोग हैं, यहीं के लोग बनाएंगे, यहीं के लोग बेचेंगे, ठीक है, उस तरीके से जियोसेंट्रिक प्रेफरेंस के हिसाब से होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर धीरे बाद में आगे एक और मॉडल आ गया इसमें, रीजियोसेंट्रिक, जहां पे कंट्रीज एग्जिस्टिंग इन द सेम ज्योग्राफिकल रीजन हैव इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल सिमिलरिटीज। है ना, कराची बेकरी का खाना तुम यहाँ भी खा लोगे ना, हालांकि भी थोड़े दिन पहले तोड़फोड़ हो गई कराची बेकरी में, लेकिन कराची, उसका नाम कराची है, लेकिन वो कराची बेकरी का कॉन्सेप्ट कैसे आया कि भैया इंडिया पाकिस्तान, खाना, टेस्ट बर्ड्स, कल्चर, लैंग्वेज सब कुछ सेम है, इनका खाना भी लगभग सिमिलर है, कल्चर भी सिमिलर है, कपड़े भी सेम पहनते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको बोलेंगे रीजियोसेंट्रिक, कि एक पर्टिकुलर रीजन के प्रेफरेंसेस सेम हो सकते हैं। जैसे तुम्हारे लिए लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम सब सेम है, तुम्हारे लिए तुम्हें कुछ अलग नहीं लगेगा उनमें, तुम्हें अभी कुछ अलग नहीं लगेगा, जाओगे जब विजिट करोगे हो सकता है तुम सिमिलरिटी डिसमिलरिटीज देखो, लेकिन ये रीजियोसेंट्रिक होता है।
मोदी जी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी बोला, उन्होंने पूरे ईस्ट को एक ही मान लिया ना, रीजियो सेंट्रिक। ठीक है, तो 4 तरीके की इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए, एथनोसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक। समझ आ गया? कोई दिक्कत है? ये एक बार चार्ट को देख लो, फिर आगे बढ़ते। पढ़ लो इसको फटाफट। सोनम मीनू, आपको कोई डाउट है तो आप टाइप करके पूछ सकते हो। कहाँ जाती थी सोनम आप? होमोजेनाइजेशन क्या चल रहा है? ये मैं एडमिट हूँ, कॉर्न एंड चीज पराठा पिज्जा। अच्छा अच्छा, राहगिरी, ओके। जाती थी। ठीक है, ये समझ आ गया, ये चार्ट समझ आ गया, कोई दिक्कत? चले आगे। अब बेनिफिट्स, होस्ट कंट्री को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? लोकल लेबर ट्रेन हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है, बाहर वहां की टेक्नोलॉजी यहाँ आ जाती है, टेक ट्रांसफर हो जाता है, स्किल ट्रांसफर हो जाता है, जीडीपी ग्रोथ, इंडिया में आओगे, इंडिया में फैक्ट्री बनेगी, प्रोडक्ट बनेंगे, जीडीपी में ग्रोथ होगी, लोकल सप्लायर्स की ग्रोथ होगी, क्योंकि वो कंपनी यहाँ तो आ गई है अब, लेकिन रॉ मटेरियल तो तुम्हें इधर उधर से ही लेना पड़ेगा ना, आसपास से। रॉ मटेरियल भी अमेरिका, अब अमेरिका, ये मैकडोनल्ड के जो बन है अमेरिका से थोड़ी आते हैं, यहीं के कोई बन वाला बेचता होगा ना, ब्रिटानिया ब्रिटानिया जो भी जिन्होंने खोल रखा होगा लोकल। ब्रिटानिया तो इंडिया का नहीं है खैर, ठीक है, नहीं इंडिया का ही है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का है ब्रिटानिया। ग्लोबल अप्रोच बढ़ाने के लिए नाम उन्होंने ब्रिटानिया रखा। ठीक है, टैक्स रेवेन्यूज में इनके, हर की कंपनी यहाँ आएंगी, काम करेंगी, तो टैक्स में आपको पैसा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट्स और बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ता है। ड्रॉबैक्स क्या है? जेरी ब्राउन क्या बोलता है कि एमएनसी को तुम देख तो लेते हो कि भैया सिर्फ एमएनसी है, लेकिन एमएनसी नहीं है वो, सिर्फ वो पॉलिटिक्स को कंट्रोल करती है, वो आपकी मीडिया को